एक झूठ को अगर 100 बार बोला जाए तो वो भी सच लगने लगता है। लेकिन याद रखिए, सच लगने और सच होने में बहुत फर्क होता है और सच जानना हम सबकी जिम्मेदारी है। नमस्कार, मैं हूं ऋचा अनिरुद्ध और आप देख रहे हैं द रियल स्टोरी। और आज हम जानेंगे कि देश में कैसे एक आधारहीन मुद्दे को खड़ा किया जाता है। उस पर इकोसिस्टम के सारे पुर्जे, जिसमें विदेशी मीडिया, विदेशों में बैठी अलग अलग मुद्दों पर रैंकिंग करने वाली संस्थाएं, सोशल मीडिया में इन्फ्लुएंसर्स का एक तबका और देश की मीडिया के चंद लोग शामिल हैं। ये सब एक साथ एक मुद्दे पर शोर मचाना शुरू कर देते हैं और जब निर्णायक तौर पर इन मुद्दों का झूठ सामने आता है तो पूरा सिस्टम एकदम से शांत हो जाता है। लेकिन एक आधारहीन मुद्दे पर देश का समय बर्बाद करने के लिए ना तो उन्हें कोई ग्लानि होती है, ना कोई शर्म, बल्कि ये लॉबी फिर से एक नया फेक नैरेटिव फैलाने में जुट जाती है। इस तरह के कई उदाहरण हैं, जिसमें पहले तो झूठे मुद्दों को काफी तूल दिया गया और जब बाद में सच्चाई सामने आई तो उसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। पहला उदाहरण, बीबीसी और उसकी कर चोरी का समर्थन। बीबीसी का मुद्दा याद है आपको? ये विशेष इकोसिस्टम अपने एजेंडे में इतना नीचे गिर गया था कि उन्होंने एक विदेशी संगठन द्वारा की गई आयकर चोरी को भी अनदेखा कर दिया। जब बीबीसी के कार्यालय में इनकम टैक्स द्वारा कर चोरी के संदर्भ में सर्वे किया जा रहा था तो इस इकोसिस्टम के लोगों ने इसका भी विरोध किया। इस कार्रवाई को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के खिलाफ बताया गया। हद तो तब हो गई जब व्हाइट हाउस में भी इस पर सवाल पूछा गया, जबकि बीबीसी ने खुद बाद में 40 करोड़ रुपए की कर चोरी को स्वीकार किया। हद है। इस इकोसिस्टम ने कर चोरी पर हुई कार्रवाई को बेवजह 2002 दंगों पर बनी बीबीसी डॉक्यूमेंट्री से जोड़ा। एक ऐसी डॉक्यूमेंट्री जो भारत के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद तथ्यों के साथ खिलवाड़ करते हुए बनी थी। वैसे ये अकेला उदाहरण तो है नहीं। अब दूसरा देखिए, एक मुद्दा और याद होगा आपको, पेगासस। जब पेगासस प्रोजेक्ट की एक रिपोर्ट को आधार बनाकर भारत की पूरी सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस सिस्टम को बदनाम और कमजोर करने में जुड़ गया था ये इकोसिस्टम। दावा यह किया गया कि देश भर में सैकड़ों फोन सरकार टैप करवा रही है। जब सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने कहा कि हम एक पारदर्शी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, आप हमें अपने फोन दीजिए, तो कुल मिलाकर सिर्फ 29 लोग अपना फोन लेकर पहुंचे और उनमें से एक में भी पेगासस नहीं निकला। लेकिन तब तक देश विदेश में हंगामा किया गया, संसद नहीं चलने दी गई, भारत को बदनाम किया गया। यहां तक कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी जी ने विदेश की धरती पर जाकर यह कह दिया कि उनके फोन में भी पेगासस है। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने अपनी जांच के बाद कहा कि हमें एक भी फोन में पेगासस नहीं मिला। तो क्या हुआ? कुछ नहीं, होगा भी नहीं। अगला मुद्दा खड़ा हो जाएगा। तीसरा उदाहरण, राफेल के मुद्दे को कोई कैसे भूल सकता है? राफेल के मुद्दे को तो सबसे ज्यादा भुनाया गया था और इसे लेकर पूरे इकोसिस्टम ने भ्रष्टाचार का ऐसा झूठ फैलाया कि अंत में खुद ही उलझ कर रह गए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी जी समेत पूरे इकोसिस्टम ने राफेल फ्रांसीसी फाइटर जेट के लिए डासो एविएशन के साथ सौदे के संबंध में बढ़ी हुई कीमतों और भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया और भ्रम की स्थिति पैदा की। सुप्रीम कोर्ट में चल रही कार्रवाई के बावजूद संसद एक बार फिर बाधित हुई। सुप्रीम कोर्ट ने दस्तावेजों की समीक्षा के बाद राफेल जेट की खरीद पर केंद्र सरकार को क्लीन चिट जारी कर दी, वो भी एक बार नहीं, दो बार। इस मामले में तो इतना झूठ फैलाया गया कि सुप्रीम कोर्ट तक को नहीं बख्शा गया और अंत में राहुल गांधी जी को सुप्रीम कोर्ट से बेशर्त लिखित माफी मांगनी पड़ी। इस मामले का सबसे शर्मनाक पहलू यह है कि झूठ को फैलाने में सबसे अहम भूमिका निभाई दक्षिण भारत के एक अखबार समूह ने। अब सवाल ये उठता है कि ये मामला पूरी तरह साफ होने के बाद भी झूठ की स्याही कम कैसे नहीं हुई? चौथा उदाहरण, महंगाई पर फेक नैरेटिव। जब ये लॉबी इन्फ्लेशन पर बात करती है तब वो दुनिया भर के संदर्भ को आपके सामने रखकर बात नहीं करती। जहां अमेरिका, यूके और बाकी यूरोप में कोविड के बाद उनकी नीतियों के कारण महंगाई 40-50 साल में अपने चरम पर है, ऐसे में भारत ने अपनी औसत महंगाई को 5% से भी कम पर रोक कर रखा है। तो उसकी सराहना के बजाय उसे बढ़ा चढ़ाकर हंगामा किया जा रहा है। आपको याद ही होगा, अभी कुछ ही महीनों पहले संसद के परिसर में जमकर इन्फ्लेशन को लेकर विरोध प्रदर्शन किए जा रहे थे। कहा जा रहा था कि इससे ज्यादा इन्फ्लेशन कभी नहीं हुआ है। कुछ लोग तो ये तक कह रहे थे कि सरकार जानबूझकर इन्फ्लेशन को बढ़ा रही है और उसे नियंत्रित करने में असमर्थ है। शायद ये इकोसिस्टम नहीं चाहता कि हमें याद रहे कि 2009 से 2014 के बीच महंगाई की ये हालत थी
कि इन्फ्लेशन डबल डिजिट में था और फूड इन्फ्लेशन तो 18% तक पहुंच गया था। महंगाई का सच ये है कि कोविड में अपनी अपनी अर्थव्यवस्था को मैनेज करने के लिए विकसित देशों ने जो कदम उठाए, उसी का दुष्परिणाम है कि उन देशों में महंगाई की दर अब तक रिकॉर्ड तोड़ स्तर पर बनी हुई है, जबकि भारत में सोची समझी आर्थिक नीति ने महंगाई को एक स्तर के ऊपर बढ़ने ही नहीं दिया और पिछले कुछ महीनों में ये 5% से भी नीचे है। खैर, सच्चाई से इकोसिस्टम को कब फर्क पड़ा है। 5वां उदाहरण है, किसी तरह बेरोजगारी का भ्रम फैलाकर नौजवानों को भटकाया गया। एक भ्रामक प्रचार रोजगार के बारे में फैलाया जाता है, वो ये है कि पिछले कुछ सालों में युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर नहीं आ रहे। चलिए देखते हैं 2 मुख्य आंकड़े। उद्यम पोर्टल के अनुसार 2017 से 2023 के बीच सिर्फ एमएसएमई सेक्टर में ही 6.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को रोजगार दिया गया है। आरबीआई की दिसंबर 2022 की बुलेटिन के अनुसार डिजिटल इकोनॉमी के माध्यम से 2014 से 2022 के बीच में लगभग 6.25 करोड़ नौकरियां सृजित हुई। रोजगार देने का यह सिलसिला सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। जल्दी से मैं आपको कुछ और आंकड़े बताती हूं। मुद्रा योजना के तहत सिर्फ 3 साल में यानी 2015 से 2018 के बीच लगभग 1.25 करोड़ लोगों को नए रोजगार प्राप्त हुए। 2018 से 2023 के बीच उसी अनुपात में मुद्रा योजना ने और भी रोजगार सृजित किए हैं। लेकिन रोजगार देने में सिर्फ मुद्रा ही नहीं, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, खादी, पर्यटन, गिग अर्थव्यवस्था, पीएम आवास और हर तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में आई क्रांति ने करोड़ों युवाओं को आजीविका से जोड़ा है। मुझे लगता है कि अपने एजेंडा के लिए देश के युवाओं को गुमराह करना गलत है। 6वां उदाहरण, चीन सीमा संघर्ष। चीन को लेकर भ्रम की स्थिति। चीन भारत सीमा विवाद के मुद्दे को लेकर संसद के कार्य को ठप कर दिया गया और पूरे प्रचार तंत्र के माध्यम से यह भ्रम की स्थिति पैदा की गई कि भारत चीन के दबाव में है। चीन के मुद्दे पर इन्होंने ऐसी अफवाह फैलाई कि हमने चीन को अपनी जमीन दे दी, जबकि असलियत यह है कि चीन जहां घुसने की कोशिश कर रहा था उसे वहीं रोका गया और मुंह तोड़ जवाब दिया गया। हां, भारत की जमीन चीन के पास है और सिर्फ चीन ही नहीं, पाकिस्तान के पास भी है। पर यह जमीन कब गई, ये मैं नहीं, 2012 में राज्यसभा में तत्कालीन सरकार के बयान से जानते हैं। पाकिस्तान ने हमारी लगभग 78,000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर अवैध तरीके से जबरन कब्जा कर रखा है और जम्मू और कश्मीर में चीन का अवैध कब्जा लगभग 38,000 वर्ग किलोमीटर का है। 1963 के तथाकथित चीन पाकिस्तान सीमा समझौते के तहत पाकिस्तान ने अवैध रूप से 5,180 वर्ग किलोमीटर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर का हिस्सा चीन को गैर कानूनी रूप से सौंप दिया है। ये सब कब हुआ था? 1948 और 1962-63 के बीच में, आज नहीं। अब तो बल्कि चीन को मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। जब सोशल मीडिया पर भारत के लोगों ने ही इकोसिस्टम के इस झूठ का भी पर्दाफाश कर दिया, तो ये लॉबी फिर नए मुद्दे की तलाश में लग गई। अब 7वां उदाहरण, सेंट्रल विस्टा। जब सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की बात उठी, तब इस इकोसिस्टम ने कहा था कि ये प्रोजेक्ट इंडिया गेट के पास के बगीचों की हरियाली को समाप्त कर देगा और इंडिया गेट के महत्व को समाप्त कर देगा। सवाल उठने लगे कि सरकार को सेंट्रल विस्टा बनाने के लिए मंजूरी कैसे मिली, और ये सुप्रीम कोर्ट में एक बार नहीं, बार बार गए और अंततः सुप्रीम कोर्ट को उन्हें फटकार लगानी पड़ी। और आज जब रीडेवलप्ड सेंट्रल विस्टा नजर आता है, तो इनमें से कोई नहीं कहता कि हम गलत थे और हम बिना मतलब के हंगामा कर रहे थे। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिन्हें इस विशेष इकोसिस्टम द्वारा उठाया गया और महीनों बेबुनियाद नैरेटिव चलाया गया। जैसे जेईई परीक्षा का ही मामला ले लीजिए, उसके लिए एक माहौल बनाया गया कि बच्चे जेईई की परीक्षा कैसे देंगे। फिर नीट को लेकर यह चलाया गया कि सरकार बच्चों के साथ गलत कर रही है और सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला ले जाया गया। ये लॉबी बच्चों के करियर तक से खिलवाड़ कर रही थी, लेकिन अच्छी बात यह है कि बच्चे उनकी बातों में नहीं आए और परीक्षा देने बैठे। एक बहुत ही वेल प्लान्ड और स्ट्रक्चर्ड तरीके से एक के बाद एक फेक नैरेटिव चलाने के चंद उदाहरण ही मैंने आपको गिनाए, लेकिन ये लिस्ट है बहुत लंबी। तो मेरा सवाल आप सबसे यह है कि इस इकोसिस्टम की सच्चाई जानने के बाद हमें क्या करना चाहिए। मुझे लगता है कि हमें सिर्फ इतना करना है कि अगली बार जब ये लॉबी ऐसा कोई मुद्दा उठाकर हंगामा करे, तो हम तुरंत उनके झूठे नैरेटिव पर भरोसा करने के बजाय खुद सच जानने की कोशिश करें। समय आ गया है कि देश में झूठ फैलाने वालों की जवाबदेही और जिम्मेदारी तय की जाए। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं, ये बताने के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं। ऐसे ही एक और अहम मुद्दे की रियल स्टोरी लेकर जल्द ही आपसे वापस मिलूंगी। तब तक अपना ख्याल रखिए।